हाँ भाई, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक बार जरा देखना रिया, एक बार बताओ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कब डिसाइड होता है, जरा बोलना उसका मीनिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कब डिसाइड होता है? जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या होती है? इक्वल होती है। डन। अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखो फटाफट सब जने। As we can see that as we can see that post covid period, post covid period, many of the foreign companies, many of the foreign companies shifting their investment, their investment from China to India, to India. Full stop. So what will be the impact on? So what will be the impact on exchange rate? So what will be the impact on exchange rate of this situation? Of this situation. Situation. ठीक है जी, हिंदी में लिखेंगे। कोविड के बाद, कोविड के बाद बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने, बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने अपने निवेश को, अपने निवेश को चीन से निकालकर भारत की तरफ किया है, भारत की तरफ किया है। तो इससे, तो इससे इससे विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्लीज। चाइना से कहां की तरफ आई है इन्वेस्टमेंट? इंडिया, है ना। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा। जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी आएगी या जाएगी? आएगी। तो ये जो सोर्स हो गया, ये जो सोर्स हो गया, किसका सोर्स हो गया? सोर्स ऑफ, बोलो, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारे पास विदेशी करेंसी आएगी ना, क्योंकि हमारे देश में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है जी। आप जरा डायग्राम को देखेंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज क्वांटिटी। ठीक है जी। डी डी, एस एस, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन हो गया पॉइंट ई, ये हो गया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ये हो गई इक्विलिब्रियम एक्सचेंज क्वांटिटी। अब उसने जो सिचुएशन बोली उसके अकॉर्डिंग किस पे इंपैक्ट आ रहा है? सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, डिमांड के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, डिमांड के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सप्लाई पे इंपैक्ट दिखाऊंगा। सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है जी। अब कई बार क्या होता है ना, जब सप्लाई कर्व में राइटवर्ड दिखाना होता है ना, बच्चे थोड़ा सोचते इसको ऊपर दिखाना है, नहीं, आप इस तरीके से देखोगे सप्लाई कर्व को, तो सप्लाई का राइटवर्ड ये, लेफ्टवर्ड ये, तो यहाँ पे सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा भाई? बोलो, राइटवर्ड। हाँ जी, सप्लाई कर्व कहां की तरफ शिफ्ट हो गया भाई? राइटवर्ड, सबको दिख रहा है प्रॉपरली। अब जो नया सप्लाई कर्व है वो पुराने डिमांड कर्व को कहां इंटरसेक्शन दे रहा है? इस पॉइंट पे। इसका नाम क्या हो गया? E1। इसका नाम क्या हो गया भाई? E1। ऐसे में जो एक्सचेंज रेट पहले कहां तक थी? बोलो गधो, P तक थी, वो गिरकर कहां पे आ गई है? P1। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्सचेंज रेट पहले थी 80 रुपए, कितनी थी? अब एक्सचेंज रेट गिरकर कितनी हो गई है? 75 रुपए। कितनी हो गई है? 75। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी, किस चीज की सप्लाई, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। प्राइस क्या हो गए? कम हो गए। क्यों? क्योंकि सप्लाई क्या हो गई हमारी कंट्री में, डॉलर की बढ़ गई। बहुत बेसिक लेवल पर भी आप इसके आंसर को समझ सकते हो कि अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? डायग्राम समझ में आया? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इस सिचुएशन को समझना है। डायग्राम बनाओ फटाफट से, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। फटाफट से बनाओ डायग्राम को। हाँ जी, डन। प्लीज डायग्राम के नीचे एक्सप्लेनेशन आएगी, लिखो। इन दी अबव डायग्राम, in the above diagram, DD and SS, DD and SS
are respectively demand and supply curve of foreign currency, demand and supply curve of foreign currency both are intersecting each other, both are intersecting each other at point E, at point E, ठीक है जी, both are intersecting each other at point E, where OP is equilibrium exchange rate, OP is equilibrium exchange rate, ठीक है जी. डन. आगे लिखेंगे एक लाइन का गैप देके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, investment in India have been increased that's why it leads to increase in that's why it leads to increase in supply of foreign currency, comma, so foreign currency so supply curve of foreign currency, so supply curve of foreign currency shifted towards right, which is shown by S1 in the diagram, which is shown by S1 in the diagram. ठीक है, दिख रहा है सबको? एक लाइन का अब देखिए, नाउ S1 इंटरसेक्टिंग DD, नाउ S1 इंटरसेक्टिंग DD at point E1, where OP1 is new equilibrium exchange rate. कहां पे रुके? At point E1, B हटाओ, at point E1 क्या लिखा है आपने? ओ आपने दिखाओ, यहाँ पे हो गया ये ऐसे, ये आएगा DD, यहाँ पे DD था at point E1 where OP1 where है यहाँ पे, ठीक है, where OP1 is new equilibrium exchange rate, where OP1 is new equilibrium exchange rate, ठीक है, यहां तक लिख दिया, फुल स्टॉप. In that case exchange rate is decreasing, ये लाइन हाईलाइट कर देना, क्योंकि तुमसे पेपर में पूछी ये लाइन थी, तो आपको इस लाइन का, आपकी आखिरी लाइन का आंसर, मतलब मेन ये आंसर है, तो इसको हाईलाइट जरूर कर देना. हिंदी वाले फटाफट से आ रहे एक्सप्लेनेशन पे. उपरोक्त चित्र में DD और SS, बातें नहीं, DD और SS क्रमशः मांग व पूर्ति वक्र हैं,
जो एक दूसरे को जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहां जहां ओपी जहां ओपी संतुलित विनिमय दर है। मुस्कान कॉपी ले लो बच्चे, कॉपी ले लो। डन। जहां ओपी संतुलित कीमत है। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे प्रश्न के अनुसार भारत में निवेश में वृद्धि हो रही है। भारत में निवेश में वृद्धि हो रही है। भारत में निवेश में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से भारत की विदेशी मुद्रा का पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा, दाईं तरफ खिसक जाएगा। जिस चित्र में दाईं तरफ, बच्चे आप हंस रहे थे तो लगा कि नहीं, दिमाग में नहीं लिखना नोट्स आपको। लास्ट वर्ड बोलो। विदेशी मुद्रा का पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा, दाईं तरफ खिसक जाएगा। जिसे चित्र में S1 द्वारा दर्शाया गया है, जिसे चित्र में S1 द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, जो डीडी को E1 बिंदु पर काटता है, E1 बिंदु पर काटता है, जहां OP1 नई संतुलित विनिमय दर है, नई संतुलित विनिमय दर है। ठीक है, आखिरी लाइन लिखेंगे, हाईलाइट कर देंगे लाइन को। आखिरी लाइन, इस स्थिति में विनिमय दर में कमी हो रही है। डन। प्लीज अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कोविड के बाद से ना, या कोविड छोड़ो, पिछले 5 सालों में इंडियन लोगों ने ना बाहर घूमने जाना बड़ा ज्यादा शुरू कर दिया, स्पेशली दुबई। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी को भी आप नोटिस करोगे ना, अर्निंग हुई नहीं, दुबई, बुर्ज खलीफा के आगे फोटो, गाना वही जिक्र दिला दो तेनो बुर्ज खलीफा। घर पे EMI वाले आ रखे हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा दिलाने की पूरी बात चल रही है ना। डन। तो अब भारत के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने बाहर घूमने जाना ज्यादा शुरू कर दिया है। तो अगर इंडिया के लोगों का जो टूरिज्म है इन अब्रॉड, वो क्या हो गया समय के साथ, बोलो, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन की बेसिक सेंस ये है, क्वेश्चन में कुछ भी केस स्टडी बनाएगा वो बेसिक ये 3-4 वर्ड यूज होंगे कि पोस्ट कोविड इंडिया के लोगों ने विदेशों में, जैसे भाई बाली हो गया, एक तो बड़ा कॉमन वर्ड है बाली, है ना? क्यों भाई भविष्य, सही बोल रहा हूं? तो शादी वाले जाएंगे क्या? हैं? देन बाली हो गया, ठीक है, और दुबई मैंने बोला बुर्ज खलीफा। ठीक है जी, और ज्यादा पता नहीं है हमने को, हम इंडिया में घूम रहे हैं, वही काफी है। हाँ, थाईलैंड भी जा रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा सुनो, बैक टू द पॉइंट। तो
ऐसे में अगर आपसे पूछे कि एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट आएगा, ऐसे में एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट आएगा, तो पहले समझो किससे इंपैक्ट किस पे आ रहा है, डिमांड पे या सप्लाई पे? कौन बताएगा इससे किस पर इंपैक्ट आ रहा है, डिमांड पर या सप्लाई पर? शुभम, डिमांड पे। जब इंडिया के लोग विदेशों में घूमने जाएंगे तो फॉरेन करेंसी की डिमांड, डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी सर। डन। डायग्राम भी देख लो फटाफट से। आपको बस उस केस स्टडी के अंदर यह पहचानना होगा कि किस चीज पर इंपैक्ट आ रहा है, डिमांड पर या सप्लाई पर, और उसके वो इंपैक्ट को वो शो कर दो। ठीक है, यहां पे हो गया एक्सचेंज क्वांटिटी। बातें मत करो, शांति से सुन भी लो और दूसरे को भी सुनने दो, बातें तुम्हारी कभी खत्म भी नहीं होंगी। डीडी, एसएस, इंटरसेक्शन हो गया यहां पर पॉइंट ई पर, ओपी, ओक्यू, ओपी और ओक्यू। पहले देख लो क्वेश्चन को, देख लो, समझ लो। अब कह रहा है कि जब भाई टूरिज्म बढ़ गया इंडिया के लोगों का विदेशों में, तो इंडिया के लिए जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डिमांड कब कहां जाएगा, बोलो भाई कहां जाएगा? राइट वर्ड। अच्छा एक चीज बताओ, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ गई तो उसके प्राइस, बेसिक है ना लॉजिक। तो यहाँ पे वही नजर आने वाला है आपको कि भैया जब डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो महंगा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। D1, D1 आप लोग डॉटेड बना लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब D1 ने SS को यहां पर इंटरसेक्शन दिया, ये हो गया पॉइंट E1। एक्सचेंज रेट आ गई यहां पर, एक्सचेंज क्वांटिटी आ गई यहां पर, तो एक्सचेंज क्वांटिटी भी बढ़ेगी इस केस में, एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? डन। एरो लगाना मत भूलिएगा, बच्चे जनरली क्या करते हैं, एरो नहीं लगाते। ठीक है, और ये डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड। ठीक है जी, या एक वर्ड यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड। ठीक है जी, डन। वैसे राइट वर्ड हमारा कॉमन वर्ड है, हम लोग 11th में भी राइट वर्ड बोलते आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। फटाफट से डायग्राम बनाइए और इसके नीचे इंपैक्ट लिख दीजिएगा। बस पूरा एक्सप्लेनेशन तो कराना वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा एक ही बार में कि क्या एक्सप्लेनेशन है। इंपैक्ट लिख दीजिएगा, एक्सचेंज रेट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही है, जैसे पिछले वाले में डिक्रीज हो रही थी वहां पे हाईलाइट कर दा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा पूरी एक्सप्लेनेशन करोगे, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। डन। इसके बाद हेडिंग डालना मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। जय तूने कल रिव्यू सही छोड़ा था भाई, रिव्यू तूने सही छोड़ा था और तूने मार्किंग सही दी थी। जय ने क्या करा, लिखा वेरी वेरी बेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, एंड देन जो उसमें वो नहीं देते स्टार नहीं होते, उसमें स्टार दिया एक। अब मैं समझ नहीं पा रहा जय को यहाँ आके अच्छा लगा या बुरा लगा है।
मैंने मेरी मेरी हंसी छूटी जैसे तुम लोग, मैंने कहा यार इसका कुछ नहीं, मेरे को पहले मैंने सोचा कि जय को मैसेज करूं कि जय क्लैरिटी तो दे दे यार कि तुझे जेएमएस में सही लगा या बुरा लगा। मैंने कहा रहने देता हूँ, ये इसके इसने लिखा इस वजह से होगा कि हाँ ये माहौल बन सके। डन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग अपने पास बस बातें नहीं भाई, ठीक है। अब ये क्या कंसेप्ट है, इसको ड्राफ्ट में बनाने से पहले, मतलब बना रहा हूं सब डिटेल में लिखने से पहले ड्राफ्ट बनाते समझते हैं। पहला वर्ड क्या है, मैनेज। मैनेज आपको उसी चीज का करना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे भाई मैं इसको अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं, तुम लोग के ऊपर एग्जांपल नहीं लूंगा, पता लगे बुरा मान गए तुम लोग। मान के चलो भाई मेरे डैडी ने मेरे को बोला कि बेटे तू टाइमली घर आ जाए कर, तू रातों को ना बात पे गेड़ियां मत मारा कर, तू टाइमली घर आ जाए कर। मैंने कहा ठीक है। अब भाई जिस दिन धमकाया है मेरे को, मैं आ गया 9, 9:30, 10 बजे घर पहुंच गया, ठीक है जी। अगले दिन क्या हुआ, मैं रात को 2 बजे नाइट आउट करके आ रहा हूँ, ठीक है जी। डन। मेरे पिताजी सुबह उठे, उन्होंने पता करा कि कितने बजे आए थे बाबूजी रात को, तो पता लगा बाबूजी आए रात को 2 बजे, ठीक है जी। डैडी ने फिर बोला हल्का फुल्का, मैं नहीं माना। आज फिर यानी कि जो कल रात बीती है, ठीक है, मैं नाइट आउट पे निकल गया। मैं रात को 3:30 बजे नाइट आउट करके बंगला साहिब, इंडिया गेट, सारा कुछ कनाट प्लेस वगैरह घूम के पहुंचा, तो मेरे पिताजी ना लठ लेके ना गेट पे खड़े हुए थे। हाँ, चला नहीं जा रहा था ना सुबह उठ के ऐसे चलना पड़ रहा था, ठीक है कि नहीं। आगे सुनो तो अब एक चीज सुनो, पॉइंट क्या है प्लीज सुनो। यहाँ पे जो पिताजी हो गए, पिताजी हो गए, वो हो गए आरबीआई, समझना इस बात को, ठीक है। और जो मैं हूं, मैं उसमें अपने आप को कंसीडर कर रहा हूं एक्सचेंज रेट। क्या कंसीडर कर रहा हूं? अब प्लीज बात डिस्टर्बेंस नहीं। अब अगर मैं एक्सचेंज रेट के रूप में एक लिमिट से बाहर जा रहा हूं, एक लिमिट से बाहर जा रहा हूं, तो पिताजी ने मेरे को क्या करा, कंट्रोल करा कि भाई देख विद इन द रेंज रहे तो ठीक है, लेकिन अगर तू कंट्रोल से बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब तू रातों को 3 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, तो ये सर सही नहीं है घर के लिए कि भैया तेरे लिए माता जी भी जग रही है, मेरे को भी जगना पड़ रहा है, ये सही नहीं है। क्या मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही है? डन। और अगर इसका उल्टा कर दूं तो भी दिक्कत है। उल्टा कर दिया कि जैसे मैं घर से बाहर ही नहीं निकल रहा हूं, मैं आ रहा हूं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, बस घर में बैठा रहता हूं, कहीं जा ही नहीं रहा हूं। मेरे पिताजी कह रहे थोड़ा बाहर तो घूम ले, थोड़ा देख माहौल को, मार्केट को समझ, क्या है लोगों को समझ। मैं नहीं, तो भी मेरे पिताजी गुस्सा कर रहे कि बिल्कुल दब के रहेगा तो भी गलत है, और जरूरत से ज्यादा बाहर चला रहेगा तो अल्टीमेटली मेरे पिताजी क्या कह रहे कि तो भाई तू कंट्रोल में रहे। और कंट्रोल का मतलब है, ध्यान से सुन लो भाई ये वर्ड, विद इन डिजायर लिमिट। क्या वर्ड है? विद इन डिजायर लिमिट। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। जैसे कि आरबीआई ने बोला कि जो एक्सचेंज रेट है ना, वो $1.80 से लेकर $1.90 जब तक है ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ये हमारी रेंज है, तब तक ये हमारी क्या है, रेंज में है। लेकिन अगर मान के चलो, अगर मान के चलो डॉलर अचानक से $1 इक्वल टू कितना हो गया, 70 रुपए हो गया, तो भी दिक्कत है। और अगर $1 अचानक क्या हो गया, 100 रुपए हो गया, तो भी दिक्कत है। तो यानी कि रेंज से क्या हो गया, बाहर चला गया, डिजायर लिमिट से क्या हो गया, बाहर चला गया। तो जैसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, अच्छा ये फ्लोटिंग वर्ड किसका नाम था याद करो, फ्लेक्सिबल का। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, किसमें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कौन एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड कर रहा था,
डिमांड और सप्लाई। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया। जैसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट डिजायर लिमिट के बाहर जाएगी तो मार्केट में इंटरवेंशन करने के लिए कौन आ जाएगा? बोलो, इंटरवेंशन करने के लिए कौन आ जाएगा? आरबीआई आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, आरबीआई अपने आप आ जाएगा या सरकार के कहने पर आएगा? सरकार के कहने पर, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो गया ना सर, तो लोग पता किससे जवाब मांगेंगे? सरकार से जवाब मांगेंगे सर। एक बार मोदी जी ने ना मनमोहन सिंह सर को ट्रोल करा था बहुत, ये जो अर्थशास्त्री बैठे हैं सरकार में, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है साहब, इतनी तेजी से गिरता नहीं, इतना अर्थशास्त्र हम भी जानते हैं। ये सब तब की बात है जब $1 इक्वल्स टू 60 रुपए था, और आज $1 इक्वल्स टू कितना हो चुका है? 87, 88, 90 क्रॉस कर चुका है। अब इस पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आरबीआई का इंटरवेंशन हुआ ना, ये किसके कहने पर होता है? गवर्नमेंट के कहने पर होता है। ठीक है। अब यहां पे जरा समझिएगा, अगर मान के चलिए डॉलर बहुत महंगा हो गया, बहुत क्या हो गया? मेरे को एक बात का बड़ा सिंपल आंसर दो, कोई भी चीज महंगी कब होती है? जब उसकी डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अगर यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, अगर इंडिया के अंदर जो डॉलर है वो महंगा हो गया, तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी रखी है ना, आरबीआई उसकी क्या बढ़ा देगा? सप्लाई बढ़ा देगा। आरबीआई क्या कर देगा? सप्लाई ऑफ डॉलर को क्या कर देगा? बोलो, इंक्रीज कर देगा, जिससे कि मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है सबको बात? कि डॉलर की उपलब्धता बढ़ जाएगी, और जब डॉलर अवेलेबल ज्यादा होगा तो उसके प्राइस क्या होने लगेंगे? तो 1 मार्क का क्वेश्चन आया है कि मान के चलो एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो ऐसे में आरबीआई इंटरवेंशन करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? इंटरवेंशन करना चाह रहा है। तो इंटरवेंशन करने के रूप में आरबीआई डॉलर के साथ क्या करेगा? तो डॉलर की जो सप्लाई है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ओपन मार्केट में। किसमें इंक्रीज करेगा? ओपन मार्केट में, खुली बाजार में जो डॉलर की पूर्ति है वो बढ़ाएगा। सर डॉलर की पूर्ति आरबीआई कैसे बढ़ाएगा? आप सबको पता होगा, यहाँ पर भारत के पास यानी कि आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व है। बताया मैंने कितनी बारी, लगभग $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व रखे सर, $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व रखे, तो वहां से निकालकर मार्केट में सप्लाई करेगा, जिससे कि डॉलर थोड़ा क्या हो जाए? डाउन आ जाए। कहां पर आए? विद इन दी डिजायर लिमिट, विद इन दी डिजायर लिमिट। अब इसका उल्टा आ जाओ यहां पर, अगर डॉलर बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ज्यादा क्या है? तो कोई चीज सस्ती कब होती है? जब उसकी सप्लाई ज्यादा और डिमांड, कोई चीज बहुत ज्यादा सस्ती कब होती है? जब उसकी सप्लाई डिमांड कम हो। तो ऐसे में क्या करेगा आरबीआई? ओपन मार्केट से, ओपन मार्केट से ना डॉलर को खरीद लेगा, यानी कि डिमांड बढ़ा देगा। डॉलर क्या कर लेगा? खरीद लेगा। जब डॉलर खरीद के अपने पास रख लेगा तो डिमांड क्या हो गई? एक तरीके से बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। डन। अब गौरव सर एक क्वेश्चन समझ जाओ कि अच्छा खासा डॉलर कम हो गया था, इसको बढ़ाया क्यों? सर ध्यान रखना, अचानक से डॉलर का बहुत गिर जाना भी दिक्कत की बात है, और डॉलर का बढ़ जाना भी बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो व्यापारी होते हैं उनके ट्रेड में ना बहुत तगड़ा डेफिसिट आ जाएगा। क्या रहेगा? बहुत तगड़ा डेफिसिट आ जाएगा सर। जैसे मान के चलो मैंने $1 का सामान आपको दिया था, आप लोग अमेरिकन हो, मैंने आपको $1 का सामान दिया था सर, किसके भाव से? अब एकदम अचानक से $1 क्या हो गया? 70 रुपए हो गया। सर मेरे को तो हर $1 के रुपए पर, मतलब हर $1 पर कितने रुपए का नुकसान हो गया? 10 रुपए का। मैंने पता नहीं कितने हजार करोड़ों का माल मंगवाया होगा सर। तो व्यापारियों को बहुत बड़े लेवल पर अचानक से नुकसान ना हो जाए, और इंडिया को अचानक से महंगाई का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए ध्यान रखना, डॉलर को या एक्सचेंज रेट को हमेशा किस में रखा जाता है? बोलो, डिजायर लिमिट। आरबीआई कब कूदेगा मार्केट में? आरबीआई तब कूदेगा मार्केट में जब एक्सचेंज रेट
जब एक्सचेंज रेट कहां चली गई, डिजायर लिमिट से एक्सचेंज रेट कहां चली गई, बियॉन्ड डिजायर, लिखो मत अभी, डिजायर लिमिट, बियॉन्ड डिजायर लिमिट। ध्यान रखेंगे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या मैनेज फ्लोटिंग के अंदर फ्लेक्सिबल और फिक्स दोनों का मिक्सचर है, तो आंसर इज यस। क्योंकि फ्लोटिंग देखो, इसका जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना वो किसके कारण हुआ, फ्लोटिंग के कारण, फ्लेक्सिबल के कारण। बट इसको वापस कंट्रोल में लाना वो किसके कारण हुआ, आरबीआई के कारण। और आरबीआई ने किसके कहने पर करा, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि जो मैनेज फ्लोटिंग है ना, जो क्या है, मैनेज फ्लोटिंग है, वो एक मिक्स्ड है, किस किस का बोलो, फ्लेक्सिबल का और बोलो गधो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। किसका मिक्सचर है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। फ्लेक्सिबल का इसलिए क्योंकि बियॉन्ड द डिजायर लिमिट चला गया डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, बट उसको रेंज में लाने के लिए आरबीआई को कूदना पड़ा मार्केट में। किसमें कूदना पड़ा, आरबीआई को कूदना पड़ा मार्केट में। और आरबीआई का ऑफ कोर्स ये बात है किसके कहने पर है, गवर्नमेंट के कहने पर है। मैं आपको इसकी एक न्यूज भी निकाल के दिखाता हूं, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आप लोग के लिए न्यूज भी लगाई थी, अगर आपको याद हो तो ध्यान दिलाता हूं, देखता हूं सर, अगर वो वाली सेम आर्टिकल मिल गया न्यूज का तो उसको करेंगे। प्लीज, ये पैराग्राफ है, देखो अभी रिसेंट का ही पैराग्राफ है जो मैंने लगाई थी ना न्यूज, वही है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे से रेलेवेंट पॉइंट कुछ मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू सपोर्ट द रुपीस। पहले पॉइंट में क्लैरिटी हो गई, आरबीआई ने इंटरवेंशन करा फरवरी 2025। दिस इंटरवेंशन हेल्प द रुपीस रिबाउंड फ्रॉम इट्स ऑल टाइम लो। वापस से कहां पे लाने के लिए, उसको सही करने के लिए, जो इतने ज्यादा नीचे चला गया है। जैसे पहले $1 में 85 था सर, वो अचानक से $1 कितना चला गया, 87 चला गया सर, तो बहुत ज्यादा नीचे चला गया। उसको दोबारा से वापस अपने हमारी भाषा में बोले तो डिजायर लिमिट में लाने के लिए, कहां पे लाने के लिए, डिजायर लिमिट में। व्हाई डिड आरबीआई इंटरवेंस, द रुपी हैड डिक्लाइन शार्पली। मैंने क्या बोला, अगर तेजी से गिर गया है डॉलर तो भी दिक्कत है, तेजी से बढ़ गया है तो भी दिक्कत है, ठीक है जी। आरबीआई देयर वाज अ बिल्ड अप फॉर बेरिश बेट अगेंस्ट द रुपी। अब सबने ना रुपी के ऊपर क्या लगाना शुरू कर दिया था, बेट लगाना शुरू कर दिया था कि रुपया और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसको किस में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई को मार्केट में उतरना पड़ता है। जैसे मेरे को कंट्रोल में रखने के लिए मेरे बाप को उतरना पड़ा मैदान में कि आजा भैया रडार में, तेरे को मैं बताऊं जरा कि तू इतना ज्यादा लेट क्यों आ रहा है। आ रही बात समझ में, क्योंकि मैं कंट्रोल से बाहर जा रहा था, मैं डिजायर लिमिट से उनकी बाहर जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को एक दिन धर दिए तबियत से। आरबी वांटेड टू मेंटेन ऑर्डर लाइन इन द फॉरेक्स मार्केट, ठीक है जी डन। और इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से जो स्पेकुलेटिव टेंडेंसी है उसको भी बढ़ावा मिलता रहे, ये सब चीजें। ये न्यूज थी, ध्यान रखिएगा दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे। रीबाउंड करना, जैसे ही आरबीआई ने इंटरवेंशन करा 87 से ना सर वापस से कितने पर आ गया, 86.4। आप लोगों को लग रहा होगा सर 50 पैसे तो है सर, ये बहुत बड़ा अमाउंट है एक्सचेंज रेट में 50 पैसे। आप 70 सालों में देखो ना, जब मैंने आपको क्या बताया, जब इंडिया आजाद हुआ था तो $1 इक्वल्स टू ₹1 था सर। तो 70-75 सालों में सिर्फ कहां तक ही पहुंचा है, 86 तक ही पहुंचा है सर, $1 इक्वल्स टू। तो ये मैं सोचना सर 50 पैसे तो कम हुआ है इधर, ये बहुत बड़ा है सर, पता नहीं बिलियंस का व्यापार हो रहा है। कितने का व्यापार हो रहा है, बिलियंस का, डे पर डे। तो सर उसमें 50 पैसे की भूमिका बहुत बड़ी होती है सर, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि ये रियल लाइफ कंसेप्ट है। अगर इसमें एक इमेजेस मिल जाए तो हम लोग वहां पे लगा सकते हैं मनी कंट्रोल। ये लाइन, आरबीआई इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंक्रीज एज रुपी टच रिकॉर्ड लो, ठीक है जी।
आरबीआई इंटरवेंशन एंड इंपैक्ट ऑन रुपीज, हर जगह आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रियल कंसेप्ट है जो हर देश का सेंट्रल बैंक अपने देश की करेंसी को विद इन द रेंज रखने के लिए करता है। ठीक है जी, अब फटाफट से नोट करिए, तेजी से नोट करो ये सारे शब्द, इसी वे में नोट करो भाई, तेजी से फटाफट से ड्राफ्ट वे में, क्योंकि आपको मैं इमेज भी भेजूंगा ना इसकी, तो लिखने में बस आसानी हो जाएगी। बुक लाए हो आज भी नहीं लाए हिंदी वाले? कोई भी नहीं लाया आज भी? बोलो। ओपन मार्केट डॉलर खरीदेगा, खरीद लेगा और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। इसको हिंदी मिक्स में इसलिए लिखा है कि आप लोगों के दिमाग में रहे। ठीक है जी, प्लीज पूरा ड्राफ्ट प्रॉपर्ली नोट करिएगा। बुक नहीं लाए हिंदी वाली की आज भी? दिखाइए जरा, हिंदी में नहीं लिख सकते हम। देख तुझे पता है क्या दिक्कत है? अब मैंने ऊपर लिखा है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट एक मिक्स है, फ्लेक्सिबल और फिक्स का। तूने लिखा? नहीं लिखा। वो देख सबसे ऊपर देख, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड का। ये वाला जय पोर्शन, ये वाला मिक्स्ड को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना है, सिनोनिमस वर्ड। हाँ जी, डन। प्रॉपर्ली नोट कर लिया सबने? एक बार दोबारा। बातें नहीं, प्लीज देखिए जरा, एक चीज और देख लो। जैसे मैंने यहां पे बोला कि अगर मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के अंदर जब डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो गया, जो आपकी डिजायर लिमिट से क्या हो गया, बाहर चला गया, बहुत सिंपल वर्डों में ध्यान रखना, महंगा हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा? सप्लाई करेगा। सप्लाई क्या करेगा? डॉलर को बेचेगा। डॉलर को क्या करेगा? बेचेगा। डॉलर को क्या करेगा? बोलो भाई, बेचेगा, जिससे कि मार्केट में उस डॉलर की सप्लाई अवेलेबिलिटी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। डन। अब जरा इस वक्त न्यूज को पढ़ना, यहां पर ये जो न्यूज लिखी हुई है ध्यान से पढ़ो सर, न्यूज देखो क्या लिखा हुआ है। आरबीआई सोल्ड एट लीस्ट 4 बिलियन, कहां गया भैया कोटेक न्यू, अच्छा ये वाला, ओके प्लीज
बस बस बातें नहीं। आरबीआई आरबीआई सोल्ड एटलीस्ट 4 बिलियन टू, बस यार ठीक है ना, देख लो, टू प्रॉप अप रुपीज ट्रेडर्स सेज। तो आप लोग के सामने है कि आरबीआई को कम से कम कितना अमाउंट बेचना पड़ेगा रुपी को वापस डिजायर लिमिट में लाने के लिए, 4 बिलियन डॉलर। सर ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है इसके चांसेस ज्यादा हो जाए पेपर में, क्योंकि फरवरी में जब आप लोग का पेपर बना होगा, जब फरवरी में पेपर आप लोग का बन चुका, फरवरी में बन जाते हैं पेपर, जब बना होगा ना सर, तो उस वक्त ये न्यूज ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी कि भैया आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ा, इंटरवेंशन करना। तो हो सकता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम आप लोगों के सामने हो। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम को क्या कहते हैं, बोलो भाई दोबारा से, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। मिक्सर है किस किस का, फिक्स का और फ्लेक्सिबल का, दोनों का। इसको हाइब्रिड मॉडल भी, हाइब्रिड एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं आप लोग। डन, करेक्ट है जी। आखिरी 2 लाइन, मतलब 2 एक एक नंबर के क्वेश्चन है, वो लिखो जरा फटाफट से। इसको जाके ना, जो ये जैसे हमने ड्राफ्ट बनाया ये आपकी बुक में ना प्रॉपर्ली अवेलेबल है, ठीक है, उसको नोट्स बना लेना, जिसको अपने नोट्स 100% फिट रखने हैं। अगर वहां पे कोई एक आधा वर्ड मिले कि सर ये मेरे को नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग शब्द लिखेंगे। लिखो, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार के प्रकार। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार के प्रकार। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बातें नहीं, विदेशी विनिमय बाजार के प्रकार, ठीक है। प्लीज, 2 मार्केट हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आप लोग भी होता है करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मेरे से कोई सामान लिया और आपने ऑन द सपोर्ट ही पेमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल मैकडी में जाते हो तो आप लोगों ने ऑर्डर करा 1 मैक आलू टिक्की, 1 सॉफ्टी, 1 फ्रेंच फ्राइज एंड 1 मैक पफ, ठीक है जी। ये इंग्लिश में ऑर्डर बोल दिया, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है ना। वहां पे क्या बोलते हो सर, पैसे अगले महीने दे दूंगा, ऐसा पॉसिबल है सर? वहां पे नहीं सर, वहां पे ऑन द सपोर्ट ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जहां पे आपको पेमेंट ऑन द सपोर्ट हो जाए, यानी कि सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या हो जाए, बोलो, ऑन द स्पॉट, तो ऐसी मार्केट को क्या बोलेंगे, ठीक है जी। लेकिन कई बार जो आपके आस पड़ोस की दुकान होती है, जहां से आपके घर का सामान आता होगा, जैसे दूध आता होगा या छोटा मोटा सामान आता होगा, उसको क्या बोलते हैं, लिख लेना, अगले महीने ना जब वो सैलरी आएगी ना तो सारा ले लो। मुस्कान, ऐसा होता होगा आपकी दुकान पे, बहुत सारे ऐसे ग्राहक आते होंगे। डन, मेरे साथ भी तो होता है सर। आप लोग जब फीस जमा कराते हो तो कई बार पेरेंट्स की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो पेरेंट्स का फोन आता है कि सर इस महीने हम लोग, कह रहा है, क्या बोला उसने, बोल बोल दोबारा बोल। हाँ तो सर देख लेना, आप फॉरवर्ड मार्केट में आ चुके हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मोहित ही है, मोहित ने बोला कि सर इस वक्त ना भी थोड़ा सा काम डाउन हो रखा है, तो मैं आपको अगले महीने, अरे सुन तो लो, अगले महीने दोनों मंथ की फीस इकट्ठी दे दूंगा सर। तो मोहित ने प्रॉमिस करा फॉर द नेक्स्ट मंथ, तो इसको चला जाएगा कौन सी मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट में। कौन सी मार्केट में, जहां पर सेटलमेंट, हाँ लिख सकते हो,
मोहित, उसकी तो एडवर्टीजमेंट है, उसकी तो एडवर्टीजमेंट है। सेटलमेंट ऑन फ्यूचर डेट, ठीक है जी। किसी फ्यूचर डेट पर अगर सेटलमेंट हो रही है तो फॉरवर्ड मार्केट है, ऑन द सपोर्ट ही सारा लेन देन खत्म हो गया तो वो स्पॉट मार्केट है। प्लीज दोनों की डेफिनेशन लिखो, पहले ड्राफ्ट बना लो, फटाफट से डेफिनेशन लिखो 1 मार्क में। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू, बातें नहीं, स्पॉट मार्केट रेफर्स टू the market in which the market in which receipts and payment are made immediately। इस रूम में क्यों बैठ रहे हो, इस रूम में बैठ, अकाउंट्स की लगी सर ने क्लास 12th इसकी, ठीक है ठीक है बैठो। अकाउंट्स की क्लास रखी हुई है क्या तुम लोगों ने आज? सही है भैया सही है। बेटे इको में तुम दबा के अकाउंट्स पढ़ रहे हो है ना। अब मैथ में तुम लोगों को मैंने कितने प्यार से कहा था कि पढ़ लेना मैथमेटिक्स, कोई बात नहीं, नंबर का मान दो। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसिट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली, ठीक है डन। हिंदी में लिखो, नगद बाजार से अभिप्राय उस बाजार से है जहां प्राप्तियों और भुगतान तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए। प्लीज बच्चों एक चीज नोटिस करो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब आप लोग किसी को सामान देते हो, स्पेशली अगर वो नोन टू है बंदा, तो आप लोग चेक से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो। किससे एक्सेप्ट कर लेते हो? चेक से। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे T+2। बिजनेस स्टडीज वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे, T+2। टी मतलब जो भी आपका ट्रांजैक्शन का डे रहा है वो, और 2 दिन एक्स्ट्रा किस लिए, कई बार क्या होता है ना, चेक जो होता है वो आपको जब बैंक में डलवाना पड़ता है, कैश करवाना पड़ता है, तो मैक्सिमम 48 घंटे का टाइम होता है। तो ध्यान रखना, टी फॉर मान लो टुडे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, और 2 हो गया नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज, नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज, ठीक है जी। अगर T+2 है उसको, तो भी उसको भी क्या माना जाएगा? स्पॉट मार्केट माना जाएगा, क्योंकि बंदा हैंड टू हैंड आपको क्या पकड़ा गया? चेक पकड़ा गया, ठीक है जी। ओके राम राम, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना, स्पॉट मार्केट ही मानी जाएगी, डन। फॉरवर्ड मार्केट की तरफ डेफिनेशन बताओ। फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट in which sale and purchase of foreign currency is settled is settled settled on a specific future date। हिंदी में लिखेंगे, वायदा बाजार से अभिप्राय उस बाजार से होता है, उस बाजार से होता है जिसमें जिसमें रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जिसमें विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री का समझौता किसी
भविष्य को, फ्यूचर को क्या बोलेंगे? भविष्य की तिथि पर होता है, भविष्य की तिथि पर होता है। ओके, एक छोटी सी हेडिंग है, पेपर पिछले साल तक 30 साल सिलेबस में से कट है, लेकिन ध्यान रखना सीबीएसई ने जैसे फिजिक्स में करा कि कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन उठा के दे दिए सर, तो आप लोग एक हेडिंग लिख लो, जिसको लगे कि भैया हाँ मुझे करके जाने चाहिए वो कर लेना, जिसको लगे कि नहीं यार ठीक है मेरे से यही नहीं हो रहा तो मैं आगे क्या करूं, है ना। एक हेडिंग है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 3 वर्ड बस बोले, हिंदी में लिख देना, विदेशी विनिमय बाजार के कार्य, विदेशी विनिमय बाजार के कार्य। ठीक है जी, डन। 3 इसमें फंक्शन है, जिसको भी पढ़ने हो पढ़ लेना, लगे कि भैया नहीं हमारे बस की छोड़ देना, डन। अच्छा अब ये है पहले तो इसको रिकॉर्डिंग को बंद करें जरा।